नमस्कार, कशिश न्यूज के स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों की पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं और इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों की पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही और अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल के बाद अब जहां पर ऑक्सीजन की समस्या की बात की जाती थी, वहीं ऑक्सीजन की समस्या का समाधान के लिए अलग अलग टाइप्स के ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना प्रारंभ हो गई है। हमारे बक्सर में एक गणेश इंजीनियरिंग वर्कशॉप ऐसा प्लांट है जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई की मशीनें बनाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं, दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में कि किस तरह से ये ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट में ऑर्चिड रिजनेबल एनर्जी के रूप में वो ऑक्सीजन प्लांट, ये दोनों जो है आप देख सकते हैं झारखंड गवर्नमेंट द्वारा सप्लाई किया जाना है। झारखंड गवर्नमेंट में ये दोनों प्लांट भेजा जाएगा। इस प्लांट को किस तरह से तैयार किया जा रहा है, किस तरह का ये प्रोसेस है, किस तरह का प्लांट है, उसको एक नज़र हम दिखाना चाहेंगे। अभी चूँकि अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इसमें, इस प्लांट के अंदर में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लांट को किस तरह से तैयार किया जा रहा है। पूरा प्लांट अभी यहाँ पर तैयारी प्लांट की जा रही है। ऑक्सीजन का प्लांट यहाँ पर पूरी तरह कुछ दिनों के बाद तैयार हो जाएगा और यहाँ से तैयार होने के बाद सप्लाई के लिए भेजा जाएगा। उसमें जिस तरह का ये प्लांट तैयार किया जा रहा है, आप देख सकते हैं तमाम तरह के एसेट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ दी जा रही हैं और इस प्लांट को पूरी तरह से तैयार करने के लिए एक जो व्यवस्थित ढंग से ऑक्सीजन प्लांट के लिए कार्बन फिल्टर्स और अन्य जो भी एसेट्स की आवश्यकता होती है, सभी लगभग यहाँ पर परिपूर्ण कर लिए गए हैं। इस इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क के जो टेक्निकल इंजीनियर हैं वो हमारे साथ हैं। हम देखना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि किस तरह से ये प्लांट तैयार करा रहे हैं। क्या है सर पूरा मामला? सर, ये एक बेसिकली ऑर्चिड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जिन्होंने टेंडर लिया है। ये अभी तो झारखंड गवर्नमेंट के थ्रू है, जो ये सप्लाई देवघर हॉस्पिटल में लगेगा। ये ऑन साइट ऑक्सीजन प्लांट है जो हॉस्पिटल में इंस्टॉल होगा और बेड टू बेड पाइपलाइन के थ्रू उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई किया जाएगा। जैसे दो तरह का ऑक्सीजन प्लांट होता है, एक रिफिलिंग, एक ऑन साइट। ये ऑन साइट है, रिफिलिंग अलग होता है जिसमें हम लोग सिलेंडर रिफिल करके जो मार्केट में इंडस्ट्रियल और हॉस्पिटल पर्पज़ से जो सिलेंडर आता है वो। तो अभी ये स्टार्टिंग 2 प्रोजेक्ट है उनका और भी उनका लगना है, जैसे दरभंगा में, सीतामढ़ी में 2-3 जगह और लगना है उनका प्लांट। तो सर ये कितने बेड के लिए ऑक्सीजन प्लांट अवेलेबल होगा जो पाइपलाइन से लोगों को ऑक्सीजन अवेलेबल कराएगा? सर ये 35 से 40 बेड के लिए है। इसकी कैपेसिटी जो है 35 से 40 बेड के लिए। इसमें और भी कैपेसिटी, जैसे हम लोग बेड बढ़ाते जाएंगे कैपेसिटी इसकी बढ़ती जाती है। तो अभी जो आप प्लांट ये सेटअप कर रहे हैं सर, तो इससे कितने ऑक्सीजन का प्रोडक्शन 24/7 होगा जिससे कि सभी बेड के सभी मरीजों को मिल पाए? सर ये जैसे कि मैंने बताया कि आपको 35 से 40 बेड को सप्लाई करेगा। ये आपका 10 NMQ का प्लांट है जिससे आपको 40 बेड के मरीजों को 24/7 ऑक्सीजन सप्लाई होता रहेगा। एक बात और बताइए सर, ये जिस तरह का ये मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, जिस तरह का ये क्या लग रहा है कि मूवेबल है या ये मूवेबल है। इसके नीचे हमने व्हील सिस्टम लगाया हुआ है, आप इसको कहीं भी इजीली भी कैरी करके ले जा सकते हैं। ये आपका मूवेबल, ये AC कंपार्टमेंट है, इसके अंदर आपका जो है आप इसको कहीं पे भी इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसको टेक्निकलिटी की अगर हम लोग टेक्नीशियंस की बात करें तो कैसे संचालित किया जाएगा, पूरा डिटेल्स बताएं लोगों को जानकारी। सर ये बहुत ही ईजी है। इसमें PLC पैनल लगे हुए हैं, ये इधर PLC पैनल लगे हुए हैं जिसके द्वारा हम लोग इसको ईजी से यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, आप मेन लाइन हमारी आएगी, ये कंप्रेसर है इसका, और ये कंप्रेसर से जो ऑक्सीजन है वो एयर कंप्रेस करके ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ को ब्रेक करके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब अलग हो गए
ऑक्सीजन हम स्टोर कर लेते हैं, नाइट्रोजन अलग हो जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से मूवेबल प्लांट की स्थापना जो की जा रही है, ये जेनसेट से और इलेक्ट्रिसिटी से दोनों से संचालित किया जा सकता है। देश के अंदर में या जिन अस्पताल को ज़रूरत लगेगी उनके लिए 35 बेड का ये ऑक्सीजन प्लांट अब बक्सर में तैयार हो रहा है और इस प्लांट को यहाँ से संचालित किया जाएगा। हमारे साथ हैं बक्सर के एक दो व्यक्ति, उनसे जानते हैं कि सर इस तरह का ये जो प्लांट का निर्माण किया जा रहा है बक्सर में, कितनी बड़ी उपलब्धि है बक्सर के लोगों को? बहुत बड़ी उपलब्धि है। बक्सर का सौभाग्य है कि इतना बड़ा प्लांट लग रहा है बक्सर में, और इसके लिए साधुवाद देता हूँ कि बक्सर में भी ऐसे प्लांट लग रहे हैं। बक्सर में गणेश इंजीनियरिंग जी, झारखंड गवर्नमेंट को अभी लगातार ये प्लांट तैयार करके भेज रहे हैं, तो देश पैमाने पे अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन या इंजीनियरिंग सेक्शन में बक्सर का तो अच्छा बिल्कुल बिल्कुल अग्रणी है बक्सर। इसके लिए हम बोले तो कि इसके लिए कुछ धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि ऐसे कार्य बक्सर में किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बक्सर के नौजवानों का जुनून, बक्सर के नौजवानों का इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन अब मेडिकली एसेट्स में जिस तरह से ये डेवलप्ड हो रहा है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण काल में बक्सर देश ही नहीं अन्य राज्यों के साथ साथ अन्य जिलों के और देश के बड़े अस्पतालों में जिस तरह का ये मूवेबल ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर रहा है, अपने आप में एक बड़ा मिसाल है। बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर। गया जिला अनुसूचित जाति के लिए क्षेत्र निर्धारित किया गया आरक्षण सीट है गया जिला, और आज हम बात करेंगे कि गया के जो सांसद हैं विजय मांझी जी जदयू से हैं, लेकिन गया जिला में जो महादलित परिवार है जो इंदिरा आवास से आज भी वंचित रह जा रहे हैं, चूँकि लगातार बारिश हो रही है बिहार में और गया जिला में भी। इस बारिश में अनगिनत ऐसे परिवार है जो रहने के लिए बेहाल हैं, रातों में उनकी नींद नहीं आती है। बोधगया के कई ऐसे गांव हैं। हम जानेंगे कि उन महादलितों के लिए क्या कदम होगा और किस तरह के उन्हें बेहतर दिशा देंगे। जब हम चुनाव जीत कर गए थे 2019 में, तो हमने लोकसभा में क्वेश्चन किए थे कि चुनाव के पहले सर्वे का काम चल रहा था और उसी समय चुनाव हुआ। बहुत से लोगों को छूट गया सर्वे में, हम उसके लिए लोकसभा में क्वेश्चन किए और फिर हम मंत्री को, ग्रामीण विकास मंत्री जी को, दिल्ली भारत सरकार को हमने लिखने का काम किया। वहाँ से फिर सरकार ने ये कदम उठाया कि भाई जो लोग छूट गए हैं, जो वंचित रह गए हैं, उसके लिए फिर से सर्वे होगा। तो लगता है कि 4-5 दिन का टाइम मिला था, लेकिन उसके बावजूद ही बहुत से लोग छूट गए। और ये सरकार का जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन से अलग हट के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो मापदंड है, मापदंड को अपनाते हुए और जो लोग उसमें मापदंड को पूरा करेंगे उन्हीं को मिल सकता है। लेकिन अभी हाल ही में फिर से भारत सरकार का आया है कि जो लोग सर्वे जिनका नहीं हुआ किसी कारण से, तो फिर उनको भी इंदिरा आवास मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि जो व्यक्ति उनके पास ज़मीन नहीं है, इंदिरा आवास पहले से बना हुआ है, लगभग 28 वर्ष पहले बैजी बिघा के महादलित टोला बसाया गया। राजापुर के बगल में इंदिरा आवास का जो जगह पड़ती है, महादलित मकान बना कर रह रहे हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है। उन ज़मीनों को माफियाओं के द्वारा डिग्री करवा ली जाती है और माफियाओं के द्वारा ये कहा जाता है कि ज़मीन का खाली कीजिए। ये स्थिति पैदा कई महादलित गाँवों में आ चुका है। सबसे पहली बात तो आपको ये बताएंगे कि जो भी मकान इंदिरा आवास जिसको पहले कहा जाता, जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो जो मकान बना था पहले, उसको बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी फिर से मरम्मती के लिए उसको जीर्णोद्धार के लिए 1,20,000 रुपया प्रत्येक व्यक्ति के लिए दिए हैं, घोषणा की है और सबको मिल भी रहा है। और थोड़ा सा प्रोसेस है, उसमें जो लोग आएंगे उसको सबको मिलेगा। दूसरी बात है कि अब जब मान लिया जाए कि जो ज़मीन का कोर्ट से डिग्री ले लेगा, तो कोर्ट से न हम बड़ा है न प्रशासन बड़ा है। तो कोर्ट का जो फैसला आएगा तो सबको आदर करना पड़ता है, सम्मान देना पड़ता है और कोर्ट सर्वोपरि है। जहाँ तक भू माफिया का बात आता है, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था कि
मांझी समाज या दलित समाज का जो भी पर्चा है लगभग कहीं न कहीं सब कब्जा कर लिया गया है, औने पौने भाव में बिका है। हम उसके लिए कई बार पत्राचार भी किए हैं और जो अनुसूचित जाति निवारण का जो समिति का बैठक होती है उसमें हम इस बात को रखें तो निश्चित तौर पर दलितों को साथ हकमारी होती है और उनको बरगला के लोग ले लेते हैं और दलित का ज़मीन हड़पने के लिए दलितों को उपयोग करते हैं कहीं न कहीं। और इसका तो खमियाजा जो अच्छे लोग हैं उनको, जो लोग समझते हैं कि भाई समाज को तंग किया जा रहा है, उनको तो भुगतना पड़ जाता है। लेकिन वर्तमान दौर में जो अंचलाधिकारी हैं उनके द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। अनगिनत ऐसे मामले हम लोग देख रहे हैं और जनता का शिकायत भी है कि गरीबों की बात नहीं सुनी जा रही है, नहीं उनकी दखल खारिज हो रही है और बड़े लोगों की बोलबाला आज भी। देखिए, कोई भी वर्तमान अंचलाधिकारी हो या पूर्व की नहीं, ये परंपरा का शुरुआत हुआ और बहुत तेज़ी से कोई बोध गया बाराचट्टी या कहीं चिन्हित जगह का नहीं है, ये बहुत तेज़ी से ज़मीन का हर जगह हो रहा है, पूरे देश में इस तरह का हो रहा है। तो आप ठीक है बोध गया की बात कर रहे हैं, वर्तमान जिला अंचल अधिकारी उनके जो कार्य कर रहे हैं उनके व्यवहार से, तो ये सब जगह चल रहा है और इस पर अंकुश लगना चाहिए। हम लोग काफ़ी दुखी हैं, इसलिए दुखी हैं कि जिसको 20 साल 25 साल 40 साल पहले मिला है और वो ज़मीन पर अभी तक काबिज नहीं है, दूसरे लोग काबिज है। ज़मीन किसी का, पर्चा किसी के हाथ में, मालगुजारी भी दे रहा है, लेकिन ज़मीन किसी और को कब्जा है और औने पौने भाव में अपने से लिख के दे भी देता है। इनको रखेंगे तो ये तो हो रहा है। तो क्या ठोस समाज को बेहतर बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठाएंगे? इसके लिए सबसे पहले है कि आप जैसे बुद्धिजीवी आदमी को जागरूक करना पड़ेगा, सबको। इसमें सोशल समाज में जो भी काम करने वाले व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि भाई मानवता और इंसानियत के नाते हर आदमी को मदद करना कर्तव्य बनता है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई। ये मानवता है सबसे बड़ी कदम होगी। जैसा कि अभी हम गया के जो सांसद, वर्तमान सांसद, उनसे हमने बात किया, लेकिन उन महादलितों का दर्द तभी समझा जाएगा जब मानवता के एक डोर के करीब में हम जोड़ सकते हैं। बोधगया के क्षेत्र में भूमाफियाओं का बोलबाला है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। और सिर्फ बोधगया नहीं, पूरा जिला में हम एक तरह से कह सकते हैं कि जहाँ महादलित परिवार के लोग हैं या दलित के लोग हैं और या अन्य वर्ग के जो गरीब परिवार हैं जिनको बिहार सरकार से भूमि बंदोबस्ती का पर्चा मिला है, आज भी उनको कब्जा ज़मीनों पर नहीं है। और अनगिनत ऐसे परिवार हैं कि लगातार बारिश होने के कारण उनके घर में पानी जा रही है, रहने के लिए छत नहीं है, मिट्टी के मकान तो हैं लेकिन प्लास्टिक डालकर किसी तरह से तो वो गुजारा कर रहे हैं, लेकिन बरसात के मूसलाधार बारिशों में वो भी छत को भेदन कर दे रही है, जो बहुत बड़ी समस्या गया जिला के लिए वर्तमान में नजर आ रही है। इससे वर्तमान के जो सरकार मुख्यमंत्री हैं उन्हें अवगत करवाया गया और महादलितों के एक एक बातों को अवगत करवा कर महादलितों को बेहतर बनाने के लिए, उनके प्रधानमंत्री आवास दिलवाने के लिए और अन्य योजनाओं से जोड़ने के लिए कदम उठाया जा रहा। ऐसा गया के सांसद विजय मांझी का अहम योगदान बताई जा रही है। मैं गया बोधगया से कशिश के लिए राजेश कुमार। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट जारी रहेगी। ग्राउंड जीरो से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये खास खबर। बगहा के कैलाश नगर के समीप गंडक नदी में नाव पलटने से कुछ लोग लापता है। बता दें कि जो ग्रामीण है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि गंडक नदी में नाव से लोग सवारी कर रहे थे, जो अपनी खेती बाड़ी के लिए गंडक नदी पार करके जा रहे थे। जो नाव गंडक नदी में पलट गया है। जो बता दें कि पुराना रेलवे का जो ब्रिज का जो पाया था उसमें टकराने से नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जिसमें सवार 9 लोग थे जो पानी में डूबने लगे थे और ग्रामीणों के सहयोग से 7 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अभी कुछ लोग जो है जो अभी लापता है, उनकी खोजबीन के लिए प्रशासनिक टीम है जो NDRF की टीम है, लगातार गंडक नदी में उनकी खोजबीन की जा रही है।
लोगों का कहना है कि जो लोग लापता है वो गंडक नदी के पानी में बह गए हैं। उनके लगभग 1 घंटा से NDRF टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है गंडक नदी में। जो लोगों को सुरक्षित जो अगर बचे हो तो उनको सुरक्षित निकाला जाए, या जो लोग अगर गंडक नदी में डूबने से उनकी मौत हो गई है तो उनको 100 को निकाला जाए। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से किनारानापुर घाट पे जो है जो पुराने क्षतिग्रस्त ब्रिज के जो पोल हैं उनसे टकरा के एक नाव पलट गई है, जिसमें 9 लोग होने की सूचना है और 9 लोगों में जो है 7 लोगों के बारे में कंफर्म हुआ है कि वो लोग बाहर निकल गए हैं। 2 लोगों की सूचना अभी कंफर्म नहीं हो पाई है। ऐसी उम्मीद भी है कि उस तरफ भी लोग पहुंच गए होंगे। उसकी भांति आज भी हमारे गांव के वार्ड नंबर 4, 6, 7, 8 सबका खेती, सबका जीविकोपार्जन का साधन रहता में है। प्रतिदिन की भांति आज भी जा रहा था लोग। नाव दूर से छोड़ा गया था लेकिन वेग ज़्यादा था, धार ज़्यादा था, पाया में खींच लिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो गंडक नदी में आए दिन लोगों का जो खेती बाड़ी जो है गंडक नदी के उस पारे डिगरा में है, लोग अपने खेती बाड़ी के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई निबंधित नाव नहीं है। जो नाव नहीं है जिसके कारण लोगों को छोटे नावों की सवारी करना पड़ता है। और आज एक दुर्घटना भी हो गई है, लेकिन जो प्रशासनिक है, जो अधिकारी हैं, लगातार हिदायत दिया जाता है कि बिना रजिस्ट्रेशन की कोई नाव परिचालन नहीं होगा। लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ नाव परिचालन होते हैं और आए दिन इस तरह की घटनाएं होते हैं। तो ये प्रशासनिक चूक भी कहा जाएगा। अगर प्रशासनिक अधिकारी अगर मुस्तैद रहते और बारिश की नदी के जो घाट है कैलाश नगर घाट पर गंडक नदी किनारे अगर मॉनिटरिंग होती तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। राकेश कुमार सोनी, कशिश न्यूज़ बगान। मानसून के दस्तक के बाद लगातार हो रही बारिश से जो है आम जीवन हलकान हो चुका है। आसमानी आफत से जो लोग हैं यहाँ के काला पानी की सजा पाने को बेबस। आप हमारे पीछे का इलाका देख सकते हैं, ये लालकोठी और डाइवर टोला का इलाका है। यहाँ लगभग यहाँ पे 15-20 दिनों से पानी जमा हुआ। न नगर निगम के द्वारा कोई पहल की जा रही है, न ही जो नगर विकास मंत्रालय जो यहाँ के विधायक हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कई तरह की योजनाएं शहर में चल रही है, कई तरह के काम हुए हैं और इन योजनाओं को धरातल पर आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तब तक लोग परेशानी से रूबरू हो रहे हैं। आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल सवार को किस तरह आधी पानी में डूब कर जा रहे हैं। जानना चाहेंगे, एक मिनट जी बताइए, कितनी तकलीफ होती है बारिश में जो जल जमा हुआ है? तकलीफ तो बहुत हो रही है, पानी बहुत जमा हो गया है तो जाने आने में थोड़ा दिक्कत होता है बहुत। क्या चाहते हैं? मेयर का भी ये वार्ड है तो क्या चाहते, क्या चाहेंगे? ये पानी वगैरह का जो प्रॉब्लम है ये सही हो जाए। और क्या, पानी बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग का घर में भी घुस गया, बहुत लोग को दिक्कत हो रहा है इसके लिए। निश्चित तौर पर लोग परेशानियों से रूबरू हो रहे हैं, खास करके महिलाएं जो हैं, महिलाओं को खासा परेशानी उठाना पड़ता है। ये स्थानीय लोगों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी कितने हेलो, अगले महीना 26 तारीख से जो बारिश हुआ, जो पानी जमा हुआ है, सब मेयर लोग सब कोई जानता है, वार्ड कमिश्नर वगैरह सब कोई जानता है, सब कोई जानता है। लेकिन इसमें रोड में कोई चीज़ का ध्यान नहीं होता है। खाली झूठ का जो पंपिंग सेट चला देने से काम नहीं होता है। काफ़ी परेशानी हो, बहुत परेशानी है। पब्लिक को भी आने जाने सब कोई को दिक्कत होता है। मेयर को भी सब कुछ मालूम है। निश्चित तौर पे यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि मेयर को भी पता है सारी बात, लेकिन उनके द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही है और लोग जो है परेशानी झेलने को बेबस। आप देख सकते हैं गाड़ियों को काफी, जो मेन रोड है ये स्टेशन जाने वाली मुख्य सड़क को जोड़ता है। इस इलाके में जो है लॉ कॉलेज भी है। आगे महिलाओं जानते क्या क्या दिक्कत हो रही है? पानी का दिक्कत हो रहा है। जाते हैं मालिश उलिश करने के लिए, ड्राइवर साड़ी उठा कर जाते आते हैं। पानी घुस गया है घर में, जी नहीं घुसा ही, मन गेट काफी तकलीफ हो रही है। हाँ, तो आप लोगों की परेशानियों से रूबरू हो पा रहे होंगे। कितने दिनों से दिक्कत क्या हो रहा है? तो 2 महीना लगभग हो गया, 2 महीना लगभग हो गया। अभी कोई तरह सा कोई साधन नहीं है, खाली नाम का खाली बोरिंग चलवा रहे हैं, तेल का पैसा लूट रहे हैं। इसका देखभाल नहीं, ना वार्ड कमिश्नर है, ना वार्ड सदस्य है, ना आपका चेयरमैन है, ना कोई भी नहीं। तो लोगों में खासी परेशानियां, नाराजगी है। वार्ड के जो मेंबर है न वो यहाँ पे आ पा रहे हैं, न मेयर का ये वार्ड है न वो ध्यान दे पा रहे हैं, न नगर निगम ध्यान दे पा रहा है। तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं जो है परेशानी तो है। हालांकि जो यहाँ के विधायक हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनके द्वारा कई तरह की योजनाओं को धरातल पर लाने की बात कही जा रही है। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाने की भी बातें कही जा रही है, लेकिन इन योजनाओं को धरातल पर आने में टाइम लगेगा। फिलहाल जो है लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। जरूरत है नगर निगम को वैकल्पिक व्यवस्था करने की, ताकि इस तरह की समस्या से लोगों को निजात मिल सके। रितेश रंजन, कशिश न्यूज़, कटिहार। कोरोना वायरस के संक्रमण काल के दौरान
झारखंड सरकार द्वारा गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट सहित तमाम चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और ये प्रतिबंध 25 जुलाई 2021 तक लागू है। यानी इस दौरान झारखंड में इन उत्पादों की बिक्री पर सख्त रोक के आदेश हैं और साथ ही साथ पुलिस अधिकारी सहित जिला प्रशासन को भी यह निर्देशित किया गया है कि अगर इस तरह का कारोबार होता है तो तत्काल एक बड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन जो रामगढ़ में जब छापेमारी की गई है, जो सूचना के आधार पर बस स्टैंड के पास जब छापेमारी की गई तो एक बड़ा मामला खुलकर सामने आया है और ये तस्करी आप देख रहे होंगे कि बस स्टैंड से एक ट्रक को पकड़ा गया है और ट्रक से जो है भारी मात्रा में गुटखा, पान मसाला इत्यादि यानी प्रतिबंधित चीज़ बरामद किए गए हैं। इनका अगर मूल्यांकन अगर देखें तो लगभग 10 लाख से ऊपर का है। ये गाजियाबाद से ये ट्रक चली थी और रामगढ़ प्रवेश करती है। रामगढ़ में कई प्रतिष्ठानों पर, कई दुकानों पर इन सामानों को उतारा भी गया है और इस सामानों को उतारने के बाद ये ट्रक सीधे जमशेदपुर को जाना था, जहां से जो है डिलीवरी जमशेदपुर में देना था। यानी इस तरह अगर देखें तो झारखंड में जो है गुटखा प्रतिबंध होने के बावजूद भी धड़ल्ले से इस कारोबार से जुड़े लोग जो है अवैध तरीके से अपने कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। पूरे मामले में रामगढ़ थाना के एसआई कुजूर के द्वारा जो है एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आइए हम उनसे जानते हैं कि कितने का माल होगा और कैसे इनकी गिरफ्तारी हुई है, किस सूचना के आधार पर। हम ड्यूटी में थे, मुझे गुप्त सूचना मिली कि गुटखा ट्रक में पार हो रहा है, तो तुरंत एक्शन लेते हुए और वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए गाड़ी को तुरंत टेकअप करके उनको थाना लेकर आए और सामान बरामद किए, गाड़ी को भी बरामद किए। ऐसा लगता है कि कम से कम 15-20 लाख का सामान होगा, इसमें सामान होगा। बाकी की कार्रवाई हो रही है। यानी संभावना जताई जा रही है कि इस ट्रक में 15 से 20 लाख के जो है तंबाकू के पदार्थ जो है मिलेंगे। आप देख सकते होंगे एक एक करके उतारा जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि आप इस ट्रक में देख रहे होंगे कि एक दूसरा डब्बा भी है। इस डब्बे में गैस चूल्हे से संबंधित सामान है। यानी कहीं ना कहीं क्या है कि ट्रक को ये दर्शाया गया है कि इसमें गैस चूल्हे से संबंधित उसके पार्ट्स रखे गए हैं और उसकी आड़ में ये तंबाकू उत्पाद का कारोबार, अवैध कारोबार चल रहा था। तो एक तरह से देखें रामगढ़ पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी भी है, लेकिन इस कामयाबी के साथ ही सरकार के प्रतिबंध पर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि आखिर प्रतिबंध होने के बावजूद भी झारखंड में इन गाड़ियों की प्रवेश कैसे हो रही है और कैसे इस कारोबार से जुड़े लोग अपने अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। कशिश न्यूज के लिए रामगढ़ से मैं धर्मेंद्र पटेल। सूबे बिहार का स्वास्थ्य सेवा खुद अपने स्वास्थ्य के प्रति दुर्दशा का आंसू बहा रहा है। हमारे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड के जिला प्रवक्ता, सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड जिसकी बिहार में सरकार है। किस तरह का स्वास्थ्य सेवा बिहार में है उनसे जानते हैं। सर, देखिए अस्पताल खोज रहा है अपना इलाज। जी नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। एक आध अपवाद कहीं देख लिए होंगे, लेकिन 2005 के बाद जो बिहार की स्थितियां बदली है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हम समझते हैं कि बहुत बेहतर है। हम लोग उस ज़माने में भी हॉस्पिटल में जाया करते थे, आप भी जाया करते थे, लेकिन देखते होंगे कि उस समय सुअर का कबाड़ बना हुआ था, मवेशियाँ चरती थी, वहाँ कोई वारिस नहीं था, न सुई था, न रुई था, न कोई दवा था, कोई डॉक्टर बैठने के लिए नाम नहीं लेता था। और आज जो स्थितियाँ हैं, जो स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बनी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। मूल रूप से तो कोरोना के समय में जो क्वारंटाइन सेंटर बना उसकी स्थिति को आप लोगों ने देखा होगा और हम समझते हैं कि सरकार इस तरह की व्यवस्था अगर नहीं करती, माननीय मुख्यमंत्री जी का कुशल नेतृत्व इस तरह का व्यवस्था नहीं करता, तो हम समझते थे कि आधा बिहार परेशान बदहाली की स्थिति में होता। लेकिन कुशल नेतृत्व के चलते बिहार में जो बक्सर में जो परिस्थितियां हुई, मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं, जिला प्रशासन बधाई के पात्र हैं और आप लोगों को भी हम बधाई देते हैं कि आप लोगों ने भी एक एक बातें छान करके लाते हैं। जहां त्रुटियां हैं उसको सुधारने के लिए आप लोग संज्ञान में सरकार को देते हैं, इसके लिए आप लोग भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन एक बात मैं